अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब ऐसा है कि देखें जी, आज हम क्या करने लगे हैं। हमारे पास है जी 2 किलोग्राम मैस की एक बॉल है और इस जैसी है हमारे पास जी 4 बॉल्स। हर बॉल का मैस है 2 किलोग्राम और 6 बॉल्स हमारे पास ऐसी हैं जनाब जिनका मैस है जी 1 किलोग्राम। किलो किलो की 6 बॉल्स हैं और 2-2 किलोग्राम की 4 बॉल्स हैं। तो इनको मिला के हमने एक थैले में बंद कर दिया। अब उस थैले का मैस मालूम किया, कितना मैस होना चाहिए। टोटल मैस मस्ट बी कितना होना चाहिए जनाब, 4 दूनी 8 और 6 14 किलोग्राम थैले का मैस होना चाहिए। कॉमन सेंस में बात आ रही है, सीधा सीधा जवाब है। मतलब इंडिविजुअल्स के मैसेज को जमा करें तो टोटल का मैस आसानी से मालूम हो सकता है। आम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये बात बिल्कुल सही है और एप्लीकेबल है। अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर फिजिक्स में ये बात सही नहीं है। एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए ये बात सही नहीं है। हम प्रीवियस वीडियो में इसी चैप्टर की जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटॉन का मैस इतना है, न्यूट्रॉन का मैस इतना है। तो सवाल ये है कि जब 2 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन या 6 प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इख्तियार करते हैं, न्यूक्लियस की शक्ल में जब रहते हैं, तो उस न्यूक्लियस का टोटल मैस कितना होना चाहिए जनाब। उस न्यूक्लियस का टोटल मैस होना चाहिए सम ऑफ द मैसेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के जो मैसेज हैं उनकी समेशन, उनका हासिल जमा टोटल मैस होना चाहिए न्यूक्लियस का। ये तो सिंपल सा जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस के केस में ये बात सही नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये कहते हैं जनाब कि जब आप न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बनाते हैं, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के एक डब्बे में बंद कर देते हैं, तो उसका टोटल मैस यानी न्यूक्लियस का मैस इंडिविजुअल के मैसेस के मुकाबले में उल्टा कम हो जाता है। ये कम क्यों हो जाता है जनाब अली, इसकी वजह काफ़ी अरसे तक तो पता ही नहीं चली, लेकिन फिर बाद में पता चली जनाब कि इसका रीज़न इसकी क्या है। जनाब होता ये है कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यही है, मैस डेफिसिट एंड बाइंडिंग एनर्जी। डेफिशिएंसी से, ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो कमी है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अल्लाह बख्शे गाया हुआ है। नासिर काज़मी की बड़ी मशहूर गज़ल है जनाब कि मेरी सारी उम्र में बस एक ही कमी है तू, बस एक ही डेफिशिएंसी है। वो जो मैस डेफिसिट है वही कमी है सारी उम्र में उसके। जनाब ये मैस डेफिसिट क्या है, मैस में कमी कौन सी कमी। होता ये है कि एक प्रोटॉन का मैस इतना है, एक न्यूट्रॉन का मैस इतना है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस का मैस कितना होगा, जितना 2 प्रोटॉन्स का या 2 न्यूट्रॉन्स का मैस है उनको जमा करें तो टोटल मैस जितना बनता है न्यूक्लियस का मैस, हीलियम के न्यूक्लियस का मैस उसके मुकाबले में कम होता है। ये जो मैस में कमी आती है इसे कहते हैं मैस डेफिसिट, मैस में आने वाली कमी। जनाब ये मैस में आने वाली कमी क्यों आती है वो तो अभी बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एक प्रोटॉन का मैस है जनाब mp, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है जनाब जितना चार्ज नंबर है z, तो mp क्या है, न्यूक्लियस में मौजूद टोटल प्रोटॉन्स का मैस, हमने इंडिविजुअल मैस लिया है अभी, प्लस न्यूट्रॉन का मैस है जी mn और न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है a माइनस जी, इसे n भी लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया जनाब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स के मैसेज को हमने जमा किया है और माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। ये जनाब जो मैस का डिफरेंस है ये कहलाता है मैस डेफिसिट, ये है डेफिशिएंसी मैस की। सवाल ये है कि ये डेफिशिएंसी कहाँ से आई है, क्यों आई है। जनाब होता ये है कि जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस बनता है, तो जितने न्यूक्लियॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। अब वो उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, उनके पास तो ले दे के अपना मैस ही है, वही उनका मैस एनर्जी की शक्ल में रिलीज होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। यहाँ पे मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
तो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त न्यूक्लियस के मैस का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये जितना मैस उनका एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा उतनी मैस में कमी आ जाएगी, वही बनेगा मैस डेफिसिट। वही मैस में कमी आ रही है, मैस में डेफिशिएंसी आ रही है। और ये जो मैस में आने वाली डेफिशिएंसी है, देखें जितना ज्यादा मैस एनर्जी की शक्ल में निकलेगा, जब न्यूक्लियस टूटेगा और न्यूक्लियस के टूटने के बाद वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो फ्री स्टेट में प्रोटॉन का जो मैस है वो वापस वो एक्वायर करेगा। और इसी तरह से न्यूट्रॉन भी अपना वही मास एक्वायर करेगा जब वो फ्री स्टेट में मौजूद होगा या होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप न्यूक्लियस को तोड़ के प्रोटॉनों में और न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको उनको एनर्जी देना पड़ेगी। वो एनर्जी उनके मैस में कन्वर्ट होगी और वो उनका मैस बनेगा वापस, जितना हम ट्रेडिशनल पढ़ा करते हैं, वो जो प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मैस हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी खारिज हुई होगी, उस न्यूक्लियस को तोड़ते वक्त, उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगी। तो जनाब ये जो एनर्जी है ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिससे न्यूक्लियस बाइंड है, जिससे न्यूक्लियस बाउंड है। अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा टाइटली बाउंड है वो न्यूक्लियस, उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए। और जितनी थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई थी उस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त, इट मींस कि उतनी ही कम एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगी। ये जनाब कोई नई बात नहीं है, सच कॉमन सेंस में आने वाली बात इस लिहाज से है। डेली लाइफ में आप देखें, अगर आप किसी घर में रहते हैं, किसी क्लास में हैं, किसी मोहल्ले में हैं, दोस्तों के ग्रुप में हैं, अगर आप किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप किसी के साथ कोई फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस टू सम एक्सटेंट। किसी ना किसी हद तक आपको कोई ना कोई कुर्बानी देना पड़ेगी। जब लड़ाई होती है ना दोस्तों में, आपस में, रिश्तेदारियों में, फिर ताने दिए जाते हैं, फलां टाइम मैं तेनों समोसे खिलाए सी, फलां टाइम मैंने आपको पिज़्ज़ा खिलाया था, हालांकि घर से पैसे मैंने फलाने सर की फीस के लिए थे, मतलब मैं आपसे ताल्लुक़ रखने के लिए, ताल्लुक़ बनाने के लिए फलां टाइम मैंने ये सेक्रीफाइस किया, फलां टाइम मैंने ये सेक्रीफाइस किया। तो जितनी ज़्यादा सेक्रीफाइस की जाएंगी उतना ही ज़्यादा वो रिश्ता मजबूत होगा। घर में भी ऐसा ही है, आप बहुत सारी सेक्रीफाइस करते हैं, 4-5 बहन भाई होते हैं, या टिंडे पके हैं तो एक को टिंडे नहीं पसंद, एक को पसंद है। अगले दिन जनाब भिंडी पकी है तो एक को भिंडी पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। तीसरे दिन चिकन बना है, फलाने को चिकन पसंद नहीं है। तो आप ये नहीं करते कि आज भिंडी पकी है तो मैं घर छोड़ के दौड़ जाऊंगा। आप मुंह बनाते हैं लेकिन खा लेते हैं। आपको पता है कल मेरी पसंद की चीज़ कोई बनेगी तो बाकी बहन भाई भी, पापा मामा भी खाएंगे। तो होता यह है कि आप कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं, और ये देना बहुत ही मुश्किल तो होता है लेकिन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक ही घर में एक ही वक्त में सबकी पसंद की शायद तो बन नहीं सकती, सबकी पसंद नापसंद अलग-अलग होती है। आई ऑलवेज से एंड आई डू बिलीव कि फिल्मी ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान होता है। फिल्मी हीरो बहुत आसान ज़िंदगी गुजारता है मेरे और आपकी निस्बत। क्यों? उसका ना कोई बहन, ना भैन, ना भरा, ना को अगे ना पीछे, और अगर कोई अगे पीछे होता भी है तो उसे या तो विलन उठा के ले जाता है या मार देता है, और उसे कोई परवाह ही नहीं होती दुनिया की। वो तो जनाब 10 रुपए की शय बचाने के लिए लड़ाई करते करते 2 लाख का नुकसान कर देता है, लोगों के रिक्शे तोड़ देता है, रेहड़ियाँ तोड़ देता है। मतलब उसे इस तरह की बातों की परवाह नहीं है। मुझे और आपको है, हमें बाउंड स्टेट में रहना पड़ता है। मुझे बाहर फिरते हुए ख्याल होता है कि यार कोई ऐसी वैसी हरकत की, कुछ स्टूडेंट यहाँ देख ले, कहेगा लो जी सर देखे क्या कर रहे हैं। ऐसे ही आप जब देखते हैं कि नुमान साहब आ रहे हैं, कहीं बाजार में मुलाकात होती है, आप शर्मो शर्मी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं कि यार कल उन्होंने कहा टेस्ट दिता नहीं तो भाई बाजार च फिरदा सी। तो हम थोड़े से मजबूर हैं, हम थोड़े से महदूद हैं, हम बहुत सारे अपनी ख्वाहिशात पे अमल नहीं कर सकते क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। हम दूसरों से रिश्ता बना के रखते हैं, बनाना चाहते हैं इसलिए, और ये रिश्ते बनाने के लिए हमने अपनी बहुत सारी आदतें छोड़ दी हैं। आप लोगों के लिए, क्लास लेने के लिए, टेस्ट बनाने के लिए, चेक करने के लिए मैंने अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोड़ी हुई हैं। आपने भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ छोड़ी होंगी। हर घर में, हर रिश्ते में यही सूरत हाल होती है। तो जब आप एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जब आप ताल्लुक़ बनाते हैं, तो उस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी आप खारिज करते हैं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशात को छोड़ते हैं। और अगर आप वो रिश्ता तोड़ दें
आज़ाद हो जाए तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई सेक्रीफाइस करने की, कुछ सोचने की, बाउंड स्टेट में रहने की। फिर तो आप मौजे वेले स्टंडे ऐश करें, जो मर्जी करें। नहीं, लेकिन जहां पे भी आपने किसी एक के साथ भी कोई ताल्लुक बनाना है तो फिर वो सियाने कहते हैं कि मैं तो मारनी पड़ती है, मैं मारे बगैर रिश्ता नहीं बनता। मतलब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किए बगैर, ख्वाहिशात तरगीबात छोड़े बगैर बात नहीं बनती जनाब। बिल्कुल ऐसे ही जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस की शक्ल में रहते हैं तो वो भी अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और वो जो एनर्जी है वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो जनाब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ये जो मैस डेफिसिट है डेल्टा एम, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें कैसे? डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब जी एम पी प्लस एन एम एन इंटू सी स्क्वायर माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर जी। तो जनाब किसी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के वक्त जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगी। तो जब आप उस न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हम तोड़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में, तो फिर आप जो सप्लाई करेंगे एनर्जी वो एनर्जी मैस में कन्वर्ट होगी और इसकी फॉर्मेशन के वक्त मैस एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल गया था। ये जनाब अली है, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी जो निकलेगी यूनिट उसके जाउल होंगे। हम यहाँ पे आमतौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट किया करेंगे, वो बाद में हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जनाब 21.1 एग्जाम्पल देखिएगा। जैसा कि पहली वीडियो में ये बात शेयर की जा चुकी है कि यहाँ पे वैल्यूज में थोड़ा घाटा वाधा हो सकता है। ये जो एग्जाम्पल बुक पे दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व की है कि जब आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज में फर्क आएगा। बुक वन में जो की हुई है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। आपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल अभी मैं समझाने लगा हूं, ये कर लीजिए, लेकिन हमने इस तरीके से काम नहीं किया करना है। क्यों? हम यूनिफाइड मैस में काम किया करेंगे। फिलहाल अगर किलोग्राम में मैसेज दिए हुए हैं तो फिर किलोग्राम में काम करना मजबूरी होगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, यूनिफाइड मैसेज में ही डील किए जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे हमें कहा गया है कि मैस डेफिसिट और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए ड्यूट्रियम के लिए। ड्यूट्रियम क्या है जनाब? 1H2, जिसमें एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है जनाब अली। तो ये है जनाब 3.3435 इंटू 10⁻27 kg इसका मैस दिया हुआ है। तो जनाब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस आपको पता होना चाहिए। मैस डेफिसिट फॉर द ड्यूट्रियम इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस, एक ही प्रोटॉन है एक ही न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों के मैस को जमा करके माइनस करेंगे ड्यूट्रियम का मैस इसमें से। तो जनाब प्रोटॉन का मैस इतना, न्यूट्रॉन का मैस इतना, इन दोनों को जमा करके माइनस ये मैस गिवन होगा। आपको सिर्फ न्यूक्लियस का मैस दिया गया होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज आपको याद होने चाहिए खुद। तो जनाब इनको जमा करके मैस डेफिसिट की वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 10⁻30 kg। बुक में थोड़ा सा फर्क है, कोई इशू नहीं है, आपने जो आपका जवाब निकलेगा वही आप करेंगे। तो जनाब मैस डेफिसिट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी जनाब बाइंडिंग एनर्जी जाउल में। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें और देखिए यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब निकाला हुआ है, MEV में ही जवाब निकाल के देना है आपने। ये बात पक्की है और ऐसे ही आपने करना है। तो जनाब ये किलोग्राम से हम शुरू करके यहाँ तक आए हैं, जरा लंबा काम है, हम शॉर्टकट में काम किया करेंगे। तो जनाब बहरहाल आप देखिए जी, आपकी बुक में पेज नंबर 224 पे एक ग्राफ दिया गया है। पहले मैं ये जरा बना लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे जनाब आली एक्स एक्सिस पे दिया गया है मैस नंबर। मैस नंबर है कि चार्ज नंबर? लेट मी सी है, जहाँ चार्ज नंबर है, अगली ग्राफ में मैस नंबर होगा, सॉरी। एक्स एक्सिस पे चार्ज, बाद एक ये मैस नंबर भी इधर को ज्यादा होंगे, चार्ज नंबर भी ज्यादा होगा। और वाई एक्सिस पे यहाँ बुक पे जो 224 पेज पे दिया हुआ है ये है जनाब आली बाइंडिंग मैस डेफिसिट, सॉरी मैस डेफिसिट डेल्टा एम बटा ए क्या है यहाँ पे? मैस नंबर जनाब आली पर न्यूक्लियन के हिसाब से मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियन। अच्छा एक बात मजेदार सुने कि 2 या 3 लोग मिलके एक फॉर्मेशन बनाते हैं, दोस्ती हो गई, ग्रुप बन गया, फिर किसी वक्त ऐसा हुआ कि इनकी लड़ाई हो गई। अब वो ताने दे रहे हैं एक दूसरे को, एक कहता फलां टाइम मैंने आपकी वजह से ये कंप्रोमाइज़ किया, मुझे फलां जगह पे जाने का मौका मिल रहा था मैं नहीं गया, फलां पैसे मैंने अपने ज़ात पे खर्च करने थे लेकिन आप लोगों को मैंने खर्च किए। दूसरा भी ऐसे बताता है, तीसरा भी बताता है, साफ कर लो जी।
एक ने दूसरे की खातर 100 रुपया खर्च किया, दूसरे ने पहले की खातर जनाब 150 खर्च किया, तीसरे ने बाकी दोनों की खातर 500 खर्च किया। तो अब क्या होगा, अगर फार्मेशन अलहदा होगी तो सारे अपने अपने पैसे जो खर्च किए थे वो वापस हासिल करेंगे या कोशिश करेंगे। लेकिन जब दोस्ती हो रही थी, जब फार्मेशन बन रही थी, तब ऐसा नहीं सोचा था किसी ने, ऐसा होता भी नहीं है। किसी फार्मेशन को बनाते वक्त सारे लोग एक जैसे सेक्रीफाइस नहीं करते, लगता यही है, लेकिन कोई एक ज़रा ज़्यादा किया करता है, कोई दूसरा ज़रा कम किया करता है, कोई तीसरा हो सकता है बिल्कुल ही ना करे। तो लेकिन फार्मेशन बन जाया करती है किसी न किसी तरीके से। तो हो सकता है किसी एक न्यूक्लियस की को बनाते वक्त किसी एक प्रोटॉन या किसी दूसरे न्यूट्रॉन का मैस ज़्यादा खर्च हुआ हो, ज़्यादा मैस एनर्जी की शक्ल में निकल गया हो, लेकिन जब न्यूक्लियस टूटेगा तो वो वापस अपना ओरिजिनल मैस एक्वायर कर लेंगे, जितनी एनर्जी मिलेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो रिश्ता बना हुआ होगा, जब वो फार्मेशन बनी हुई होगी, उस वक्त हम क्या कहेंगे, उस वक्त हम एवरेजली डिस्कस करेंगे टोटल जितना मैस लूज हो गया, जितनी डेफिशिएंसी है मैस की, पर न्यूक्लियन चेक कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एक्चुअली सबका बराबर बराबर मैस ही लूज हुआ हो, थोड़ा घाटा वाधा हो सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज हम चेक कर लेंगे मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे अब जो पेज नंबर 224 पे ग्राफ बनाया गया है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं ये माइनस में है, माइनस फलानी माइनस फलां माइनस फलां। तो यहाँ से शुरू होता है जनाब आली हाइड्रोजन और उसके बाद ए ऐसे करके ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, यहाँ पे जनाब अली फेरक है सबसे नीचे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.009 और ये 0.007। एक्चुअली जो हाइड्रोजन है इसका जो आइसोटोप है प्रोटियम 1H1, ये क्या है, ये असल में एक ही प्रोटॉन है। जैसे मैंने पहले कहा कि जनाब जो फिल्मी हीरो है वो तो अकेला ही है, उसने अपनी फार्मेशन बनाने के लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है, उसने किसी के साथ कोई रिश्ता अभी तक बनाया ही नहीं है, तो वो क्या एनर्जी खर्च करेगा, कुछ नहीं। वो एक प्रोटॉन है, सदर हर जा के नशीनस्त सदरस्त, शहनशाह जहां खड़े होते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। वो एक प्रोटॉन जहां पे है वहीं पे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके लिए किसी और के साथ मिलाप करने की, फॉर्मेशन बनाने की, रिश्ता बनाने की, सैक्रिफाइस करने की, मैस को रिलीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटियम के लिए मैस डेफिसिट की वैल्यू 0 है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू 0 है। यहाँ इस ग्राफ से अगरचे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 0 का मतलब तो है कि बहुत ऊपर जाना, यहीं से बस काफ़ी है, इसको शुरू कर लेना, लेकिन इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जनाब सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो फेरक के लिए प्रोडक्ट टेबल पे। इसका मतलब ये कि फेरक का न्यूक्लियस बनते वक्त सबसे ज़्यादा एनर्जी खारिज हुई होगी, पर न्यूक्लियन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो पर न्यूक्लियन एनर्जी से ज़्यादा देना पड़ेगी। ये मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियन के लिए है। ये नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव में कैसे आएगी, आप इस वैल्यू को पहले रखें। ये टोटल न्यूक्लियस का मैस कम है सम ऑफ द इंडिविजुअल मैसेज के मुकाबले में, इसको पहले रखिए, इसको बाद में रखिए, माइनस में आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एम क्या होगा जी, मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस क्या होगा जी, AgMp प्लस NMN। तो जनाब ये तो हो गया मैस डेफिसिट पर न्यूक्लियन है, तो डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, यानी कि मैस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये नेगेटिव करके ऐसे आ जाएगा जी। तो जनाब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करना है, इसी को c² से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में ये जॉउल में निकल आएगी, बाद में इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, वो बाद में हम काम करते हैं। तो जनाब ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली है और मैस डेफिसिट मालूम करने का तरीका भी मालूम कर लिया है, ये किलोग्राम में। अब हम यूनिफाइड मैस में काम करेंगे। आपने एक काम करना है जनाब के यहाँ पे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस आपको पता होना चाहिए और न्यूक्लियस का मैस आपको गिवन होगा, हो सकता है न्यूक्लियस का मैस भी आपको गिवन ना हो। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की, कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे पेज नंबर 222 पे जनाब आली आपने टेबल है जो याद करना है।
वहाँ पे मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के मैसेज दिए हुए हैं। अगर उनमें से कोई आएगा तो आपको न्यूक्लियस का मैस भी नहीं दिया होगा, सिर्फ ये कहा जाएगा ऑक्सीजन O17 के लिए बाइंडिंग एनर्जी मालूम कीजिए, या बाइंडिंग एनर्जी मालूम कीजिए, या कहा जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम कीजिए। दोनों में से जो भी कहा जाए उसके मुताबिक आप काम करेंगे। उस टेबल के अलावा अगर कोई होगा तो वो आपको दी जाएगी वैल्यू, ये कन्फर्म है। उस टेबल वाली को वैल्यू होगी, दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। तो जब आपने यूनिफाइड मैस में मालूम करना है तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए जनाब आली पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें जी, हमारे पास ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 1U इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1U इसके बराबर है। तो अब हम उसी मैस को 1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg को अब हम उस मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लो जी, 1U इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये मैस है। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए c² से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जवाब निकल आया जी। तो जनाब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, स्क्रीन को एक दफ़ा रोक के आप कैलकुलेशन तसल्ली से देख लीजिए, खुद भी कर सकते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं जनाब। तो ये जाउल में एनर्जी निकल आई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में MeV में निकाला तो 934 MeV निकल आएगी, आपकी वैल्यू निकलेगी 934। जब आप पुट किया करेंगे लिटरेचर में जो वैल्यू पाई जाती है वो 931 MeV पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि बाहर देखने में इतना थोड़ा सा मैस है, लेकिन ये जो थोड़ा सा मैस है 1 यूनिफाइड मैस किसके बराबर है जनाब? 931 MeV के बराबर है। तो आप यूनिफाइड मैस में मैस पुट किया करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अभी फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं अभी एक काम आपको करके दिखाता हूं, यही आपको जनाब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अगर आ जाए कि प्रूव दैट 1U इज इक्वल टू 931 MeV, ये करना है आप। 934 भी प्रूव हो गया, 931 भी प्रूव हो गया, एक ही बात है। लो जी, बुक पे ही पेज नंबर 225 पे एग्जांपल मौजूद है जनाब। हीलियम के लिए मालूम कीजिए मैस डेफिसिट मालूम करें, बाइंडिंग एनर्जी मालूम करें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करें, और जनाब हीलियम का आपको मैस दिया गया होगा, मैस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, 2.01519। पहले पंजाबी में याद रहना है। यूनिफाइड मैस में जनाब आली इतना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एनर्जी मालूम करने के लिए। ओह सॉरी, ये वैल्यू गलत लिखी गई, तो वो मैंने बुक से देख के लिखी, तो शुरू में लिखी गई, यही रौला होता है इस उम्र में। तो ये है जनाब 4.00281U। अब सही है, 4.00281U ये जनाब वैल्यू है हीलियम का मैस न्यूक्लियर जी। तो ऐसे हमने देखिए करना है जनाब, काम आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। हीलियम के लिए मैस डेफिसिट, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम की हुई है। आपको मैस दिया गया हीलियम का, नहीं भी दिया गया आपने याद किया हुआ है पेज नंबर 222 से, तो आपको याद है हीलियम का न्यूक्लियस का मैस यूनिफाइड मैस में दिया गया है। पहले मैस डेफिसिट मालूम कीजिए। अगरचे पहले हमने कहा कि जी माइनस में होता है मैस डेफिसिट, माइनस में क्यों लिखा गया कि दिस मैस हैज बीन रिलीज्ड, ये चला गया, निकल गया हाथ से, इसलिए माइनस में लिखा गया। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो बड़ी रकम पहले, छोटी रकम बाद में। न्यूक्लियस का मैस कम है तो वो बाद में लिखेंगे। 2 प्रोटॉन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मैस ना वही जो आपने टेबल से याद किया हुआ वही लिखते जाना है, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ दिया हुआ ना हो। 1.007276। न्यूट्रॉन का मैस 1.008665 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, ये बन गया। ये हीलियम का मैस आ गया। डिफरेंस मालूम कीजिए, ये आ गया बेटा जी यूनिफाइड मैस में। ये मैस डेफिसिट है हीलियम के न्यूक्लियस के लिए, He24 के लिए। तो जनाब ये यूनिफाइड मैस में आ गया। अब हमें पता है कि 1U इज इक्वल टू 931 MeV है, तो NaU किसके बराबर है? यूनिफाइड मैस को डायरेक्ट आप 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ जाएगा 27.06 MeV। ये है बाइंडिंग एनर्जी। याद रखिएगा कि अगर तो बाइंडिंग एनर्जी पूछी हुई है फिर आप ये काम करेंगे, ये वाला
अगर कहा गया बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये पूरे न्यूक्लियस के लिए जो बॉन्डिंग एनर्जी है इसको मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, पर न्यूक्लियन जवाब निकलेगा तो जनाब ये डेफिनेटली कम निकलेगा इस वैल्यू से। तो मेक इट श्योर कि जो पूछा गया है बॉन्डिंग एनर्जी पूछी गई है या बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा गया है, उसके मुताबिक आप जवाब देंगे। तो पहले हमने मास डेफिसिट के लिहाज से और उसको माइनस कह के जो कर्व बनाई थी, अब हम बॉन्डिंग एनर्जी कर्व बनाने लगे हैं। तो यहां पे वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले नेगेटिव था साइन, अब पॉजिटिव होगा तो कर्व उलट जाएगी। पहले माइनस में थी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो सबसे ज्यादा थी वो वैल्यू नीचे थी, क्योंकि माइनस में होने की वजह से वो वैल्यू सबसे छोटी थी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी और ये जनाब वाई एक्स पे है बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्स पे है जनाब मास नंबर। ये ग्राफ मौजूद है आपकी बुक में 225 पेज पे, ये हमारे बड़े काम आने वाला है और इसके लिए हम आगे जाके इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। एक एडवांटेज तो यहीं पे हो जाएगा, बाकी मोटा मोटा बता देता हूं बाकी आगे जाके। तो जनाब हीलियम के हाइड्रोजन के लिए बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओवरऑल बॉन्डिंग एनर्जी 0 है, क्योंकि उसने कोई फॉर्मेशन बनाई ही नहीं। वो तो जनाब अकेला है, वेला है, वो जहां फिर रहा है वो देखो जनाब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जा रहा है, वो देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जा रहा है। तो उसके लिए वैल्यू 0 है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो जनाब ये इदा करके कर्व बना देनी है ऐसे। ये जनाब पीक पे जनाब फेरक इसके एक दो आंडी गुआंडी लिखते नहीं हैं। ये जनाब वाली हाइड्रोजन है, यहाँ पे जनाब वाली हीलियम है और आगे जाके जनाब वाली यूरेनियम है और फला फला है। तो 2-3 वैल्यूज बस लिखते नहीं है, कोई सारी वैल्यू ज़्यादा वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनाब यार एडवांटेजेस क्या है बॉन्डिंग एनर्जी कर्व के? पहली बात तो ये हमें बताता है जनाब बॉन्डिंग एनर्जी कर्व हमें बता रही है कि किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी भी आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगी। तो जनाब दूसरी और तीसरी बात क्या है, ये बॉन्डिंग एनर्जी कर्व हमें बताती है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ये फिशन और फ्यूजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके हम इसी कर्व पे वापस आएंगे, तो फिर इसके मुताबिक ही डिस्कस किया जाएगा। तो जनाब आप देखें कि जो पीरियोडिक टेबल के मिडल पे एलिमेंट्स हैं उनमें बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जो छोटे एलिमेंट्स हैं और जो हैवी एलिमेंट्स हैं इनमें बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़रा कम है। तो यहाँ पे आपको ये आइडिया होना चाहिए इस लेक्चर के बाद कि व्हाट इज़ मास डेफिसिट, बॉन्डिंग एनर्जी क्या है और किसी भी न्यूक्लियस के लिए बॉन्डिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे यूनिफाइड मास में कैलकुलेट करने का तरीका आसान है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल के तौर पे भी आएगा, बस किसी ना किसी तरह से आ जाएगा। तो उसके लिए आपने टेबल 222 पेज पे वो याद करना है, रट्टा कोटा चंगी तरह मार लेना है उसको। बाकी जो भी वैल्यू आए जिस तरह से आए ये आपने ऐसे प्रूव कर देना है जैसे सैंपल एक प्रूव करके दिया गया है। तो बाकी जनाब मुलाकात होगी अगली किस्त में। आज के लिए अब हम रेस्ट करने लगे हैं। अल्लाह हाफिज़।